हाय एवरीवन, मैं रणधीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल इंट्रो ज़ीरो टू हीरो पर स्वागत करता हूं। तथा हम भूगोल की सीरीज़ में पढ़ रहे थे। कल हमने अक्षांश रेखाएं देखी थी तथा अक्षांश रेखाओं के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि विषुव क्या होता है और संक्रांति क्या होती है। यानी कि सूर्य का, एक बार फिर से दोहरा दूँ कि सूर्य का 0 डिग्री अक्षांश पर आना यानी कि सीधे लंबवत प्रकाश डालना क्या कहलाता है? विषुव कहलाता है। जबकि संक्रांति होती है सूर्य के अधिकतम जो मात्रा यानी कि जो लंबवत किरणों की जो अधिकतम कैपेसिटी जिस डिग्री तक जाती है उत्तरी गोलार्ध में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम करक संक्रांति। तथा जब दक्षिण में सूर्य की अधिकतम लंबवत किरणें जहाँ तक जाती हैं तो उस स्थिति को कहते हैं हम मकर संक्रांति। तो उसके आगे हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। क्या देखते हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं। कि देशांतर रेखाएं होती क्या हैं? पहले तो मैं आपको ग्लोब में समझाने की कोशिश करता हूं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं यानी कि यह क्या हो गया? ग्लोब हो गया। और ये जो ग्लोब है ना, ये क्या है? द्विविमीय संरचना न होकर त्रिविमीय संरचना है। त्रिविमीय संरचना का मतलब क्या है कि जैसे यह यानी कि ये दो इसकी साइड हो गई, तीसरी साइड इसकी पीछे की तरफ भी होगी, यानी कि ये त्रिविमीय संरचना हो गई। तो यानी कि अगर हम कल्पना करते हैं, मान लीजिए यह 0 डिग्री अपना अक्षांश हो गया, या इसको आप क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा कह सकते हैं, भूमध्य रेखा। या इसको पृथ्वी की सतह भी आप कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश को। अब जो पृथ्वी है इसका यह क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया और यह साउथ पोल हो गया। तो इस नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाएं यानी कि पृथ्वी की सतह के लंबवत, पृथ्वी की सतह के लंबवत नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहेंगे? इन्हें देशांतर रेखाएं कहेंगे। यह कुछ इस प्रकार से होंगी दोस्तों, आप इनको देखिए एक बार। यह कुछ इस तरीके से होगी। तो ये क्या बना रहा हूं मैं? देशांतर रेखाएं। तो अब देशांतर रेखाओं में हम देखते हैं सबसे पहले कि देशांतर रेखाओं की परिभाषा क्या होगी। मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी की सतह के लंबवत, क्या कहा? पृथ्वी की सतह के लंबवत खींची गई रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, पृथ्वी की सतह के लंबवत खींची गई रेखाएं यानी कि यह 0 डिग्री पृथ्वी की सतह हो गई तथा इसके लंबवत जो रेखाएं खींची गई वो क्या हो गई? देशांतर रेखाएं। यानी कि यह क्या कर रही है? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसकी संख्या के बारे में कि इसकी जो संख्या है वह कितनी है। तो अगर हम देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें यानी कि इनकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों मेरे को एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर को, मान लीजिए आप ग्लोब कुछ देर के लिए, एक रेखा मैंने इसके यहाँ से यहाँ तक खींच दी, फिर उसके बाद में यही रेखा पीछे की तरफ खींच दी,
यानी कि एक रेखा ये है, फिर ये ऐसे घूमते घूमते मान लीजिए इसके चारों तरफ मैं रेखाएं खींच देता हूँ, यानी कि इस तरीके से कुछ 1 1 2 3, तो पूरा मार्कर घूमते घूमते ये कितने डिग्री पर घूम जाएगा, 360 डिग्री पर घूम जाएगा। कितने डिग्री पर, 360 डिग्री पर घूम जाएगा। तो यानी कि देशांतरों की जो संख्या है, देशांतरों की जो संख्या है वह संख्या कितनी होगी, 360 होगी, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन गति करती है और घूर्णन गति करेगी तो यह 24 घंटे में अपनी घूर्णन गति को कंप्लीट करती है। यानी कि पृथ्वी 360 डिग्री पर घूमती है और कितने समय में घूमती है, तो हम कहेंगे 24 आवर्स में घूमती है। यानी कि हम कह सकते हैं फिर 1 आवर में कितनी घूमेगी, 1 आवर में यह घूमेगी 24 एकम 24, 24 पंजू 120, यानी कि 1 आवर में यह 15 डिग्री, और 60 मिनट में भी यह कितनी हुई, 15 डिग्री। और तो 1 डिग्री घूमने में इसको कितने मिनट का समय लगा, 4 मिनट का। कितना, 4 मिनट का। यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, 4 मिनट का समय लगता है। यह क्या हुई, इसकी संख्या हुई। यानी कि ग्लोब पे अगर आप समझना चाहते हैं संख्या को, एक बार मैं बता देता हूँ। तो मान लीजिए एक रेखा कुछ इस तरीके से हुई, एक रेखा इस तरीके से हुई, तो जो पीछे की तरफ भी दूसरी रेखा जाएगी, यानी कि यह मान लीजिए 0 डिग्री है, तो जो पीछे की तरफ जो रेखा जाएगी वो कितने डिग्री होगी, 180 डिग्री पर होगी, 180 डिग्री पर होगी। यानी कि यह 1 2 3 इस तरीके से गोल घूमते हुए जाएगी, फिर 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री से आगे की गिनती स्टार्ट होगी और यहाँ पे आके वह 360 डिग्री हो जाएगी। यानी कि कंप्लीट एक चक्कर हो जाएगा, किसका, इसका घूर्णन गति का। घूर्णन गति होती है 360 डिग्री, यानी कि चक्कर काटती है ये। फिर उसके बाद 24 आवर्स लेती है, और फिर हमने देखा कि 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को पार करने में। इसके अलावा अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, तो देशांतर में एक होता है 0 डिग्री देशांतर। क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहेंगे, तो इसे GMT की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, GMT की। यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या कहेंगे इसको हम, GMT को ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम। यानी कि ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। अगर इसको हिंदी में हम बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और यह अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या करती है कि इसके समय का क्या करती है, विश्व के पूरे समय का क्या करती है, निर्धारण करती है। यानी कि मध्य के समय का निर्धारण करती है। यदि हम इस GMT से पूर्व की तरफ जाएंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, एक दिन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस तरफ पश्चिम में जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, तो एक दिन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किस तरीके से होगा, एक बार समझिए इस चीज़ को, कि मान लीजिए यहाँ पर 11 तारीख है, 11 तारीख है, तो जब आप यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कितनी तारीख मिलेगी, यहाँ पर कितनी तारीख मिलेगी, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे 11 तारीख है, तो आप इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कितनी तारीख मिलेगी, 12 तारीख मिलेगी। लेकिन अगर इसी दिन आप लौट कर यहाँ पर आ जाते हैं या अगले दिन लौट कर आते हैं, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे कितनी तारीख होनी चाहिए, 13 तारीख। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आपको कितनी तारीख मिलेगी, 12 तारीख मिलेगी। यानी कि जब हम इसके पूर्व की तरफ चलते हैं, किसके, GMT के पूर्व की तरफ, तो एक दिन प्लस होता है, और जब हम इस तरफ चलते हैं तो माइनस होता है। मान लीजिए यहाँ पे 12 तारीख है और हम इस तरफ आते हैं, इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पे भी कितनी तारीख मिलेगी, 12 तारीख मिलेगी, 12 तारीख आपको मिलेगी। लेकिन इधर 11 है तो इधर 12 किस तरीके से होगी, यानी कि एक दिन प्लस होगा, पूर्व की तरफ जाएंगे, और इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन माइनस होगा। यानी कि यहाँ पे 11 तारीख मिलेगी, सॉरी दोस्तों,
यहाँ पे अगर 12 हुई तो पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगी, 11 तारीख जाएगी। अगर 12 तारीख को ही हम वापस होते हैं, इधर आते हैं तो इस प्रकार से जीएमटी का निर्धारण किया गया है ताकि समय अंतराल को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इसके अलावा 0 डिग्री के जो बिल्कुल जस्ट पीछे जो रेखा है, 0 डिग्री के जो पीछे है वो कौन सी है, 180 डिग्री। 0 डिग्री के पीछे कौन सी है, 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा या क्या बोलते हैं इसको, यामोत्तर रेखा भी बोल देते हैं, यामोत्तर रेखा। किसको, 180 डिग्री को। तो इस प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी जो इसके बारे में जो तथ्य बचे हुए हैं उसके बाद हम बाद में देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, यह इसकी परिभाषा हो गई। उसके बाद हमने संख्या की बात की, फिर ग्रीनविच मीन टाइम की बात की, यानी कि 0 डिग्री को कहते हैं। फिर 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में बात की। दोस्तों अब बात करते हैं हम स्थानीय समय तथा मानक समय में फ़र्क क्या होता है। पहले हम बात करते हैं स्थानीय समय की, कि स्थानीय समय किसको कहते हैं। स्थानीय समय, तो स्थानीय समय कहते हैं किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर जहाँ पर सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, तो उस स्थान पर जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, हम स्थानीय समय का मान देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सूर्य बिल्कुल मेरे सर पे है, तो जो भी समय यानी कि घड़ी के अंदर हुआ है उसी समय को क्या कहते हैं, स्थानीय समय कहते हैं। इसके अलावा फिर आता है मानक समय। मानक समय, फिर आता है मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं इसको दोस्तों। तो इस स्टैंडर्ड टाइम का क्या मतलब है, इस स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि प्रत्येक देश ने अपना एक निश्चित देशांतर फिक्स किया हुआ है, एक निश्चित देशांतर फिक्स किया हुआ है ताकि जो समय का अंतर है कम से कम देश के मध्य में तो अलग अलग नहीं हो। यानी कि जिस प्रकार से भारत का जो मानक समय माना गया है वह कितने डिग्री माना गया है, 82.5 डिग्री देशांतर। क्या माना गया है दोस्तों, 82.5 डिग्री देशांतर। यानी कि अगर भारत के मानक समय जोन की अगर बात करते हैं, मानक समय जोन की अगर हम बात करते हैं तो भारत का मानक समय जोन कितना है, 1 है। कितने मानक समय जोन है, तो 1 है मानक समय जोन। जबकि अगर हम रूस की बात करते हैं, मानक समय की, रूस की अगर बात करते हैं तो रूस एक बहुत बड़ा देश है। तो बहुत बड़ा देश होने के कारण उसने अपने कितने मानक समय जोन में विभाजित कर रखा है अपने देश के टाइम को, तो 15 मानक समय जोन में। कितने में, 15 जोन के अंदर रूस ने विभाजित कर रखा है।
तो स्टैंडर्ड टाइम यानी कि प्रत्येक देश ने अपना जो मानक समय यानी कि बिल्कुल एक मध्य देशांतर फिक्स कर रखा है। मध्य देशांतर क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। जैसे भारत के अगर बात करते हैं, जैसे भारत के नक्शे की बात करते हैं हम, तो दोस्तों ये नक्शा कुछ समझाने के लिए बना रहा हूँ। जैसे भारत के समय की अगर बात करते हैं तो ये बिल्कुल देशांतर है जो बिल्कुल मध्य से गुजरता है, यानी कि यह कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री देशांतर। और इसी को हम क्या कहते हैं, मानक समय कहते हैं, मानक समय कहते हैं। और ये कहाँ से गुजर रखा है दोस्तों, तो अगर भारत के मानक समय की बात करते हैं तो यह नैनी नामक स्थान है जो कहाँ पर है, इलाहाबाद यूपी के अंदर है। इलाहाबाद यूपी में क्या है, नैनी नामक स्थान है। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, स्थानीय समय वह होता है जो स्थान विशेष के ऊपर जो समय होता है उसको ही स्थानीय समय कहते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं मानक समय की, तो मानक समय किसी देश द्वारा निर्धारित वह देशांतर जो उस देश के बीच के को यानी कि उसको विभाजित करता है, यानी कि इसी के आधार से वहाँ के समय का निर्धारण होता है, मानक समय के आधार से ही। तो भारत का जो मानक समय है वो कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री देशांतर है। तो 82.5 डिग्री देशांतर को भारत का मानक समय कहा गया है। भारत के मानक समय जोन की अगर बात करता है तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कितने मानक समय जोन में विभाजित है, तो सिर्फ एक मानक समय जोन है इसका आंसर। सर्वाधिक किसका है, तो रूस के 15 मानक समय। भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है, तो रूस के नैनी नामक स्थान से गुजरता है। रूस के नैनी नामक स्थान से नहीं, नैनी इलाहाबाद यूपी से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से हमने देखा मानक समय और स्थानीय समय क्या होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके हम आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं स्थानीय समय और मानक समय के बाद में। मानक समय और स्थानीय समय के बाद में आता है क्या, देशांतरों के मध्य की दूरी। क्या आता है, मध्य की दूरी, मध्य की दूरी किसकी, देशांतर रेखाओं की, देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है। तो देशांतर रेखाओं की अगर मध्य की दूरी की हम बात करते हैं इसमें, तो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जो विषुवत रेखा पर है, विषुवत रेखा पर है, इसके देशांतरों के, दो देशांतरों के मध्य की दूरी है जो क्या है, सर्वाधिक है। क्योंकि यहाँ का जो आप देख सकते हैं व्यास है जो सर्वाधिक है, और पृथ्वी चपटी हुई है, कुछ चपटी हुई है, यानी कि ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तो क्या होगा, व्यास कम होता चला जाएगा, यानी कि जो इसके बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि यह गैप है, ये देशांतर रेखाओं का कम होता चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं तो यह लगभग कितना है, 111.3 किलोमीटर के आसपास है, या आप इसको 3-2 किलोमीटर भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद में हम 45 डिग्री की बात करते हैं, यानी कि यह मान लीजिए कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। तो अगर 45 डिग्री पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी की बात करते हैं तो ये कितनी होगी, 79 किलोमीटर होगी। कितनी होगी दोस्तों, 45 डिग्री पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होगी, 79 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इसी दूरी की बात करते हैं कितनी, यहाँ पर ध्रुव के ऊपर यानी कि 90 डिग्री अक्षांश के ऊपर जाकर दो देशांतरों के मध्य की दूरी की बात करते हैं तो यह कितनी होगी, 0 किलोमीटर। यानी कि यह 90 डिग्री क्या है, एक बिंदु है। क्या है ये, बिंदु है। और इस बिंदु के ऊपर यानी कि ये क्या होती है,
जाकर मिल जाती है। यानी कि यह दूरी कितनी हो गई, 0 किलोमीटर हो गई। कितनी हुई दोस्तों, 0 किलोमीटर हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देशांतरों की दूरी जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर जाने से देशांतरों के मध्य की दूरी क्या होगी, घटेगी। लेकिन अगर हम विषुवत रेखा की तरफ चलते हैं तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये कथन और कारण के अंदर आ सकता है कि ध्रुवों की ओर जाने से जैसे यह बढ़ती है या घटती है, या फिर हम बात कर सकते हैं इसके कि 0 डिग्री पर कितनी देशांतरों के मध्य, 0 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी, 45 डिग्री अक्षांश के मध्य दो देशांतरों। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं इससे, जैसे हम ज्ञात कर सकते हैं समय के बारे में। क्या ज्ञात कर सकते हैं इससे, यानी कि इसके अगर महत्व की बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है, तो इसमें हम बात करते हैं कि स्थान के साथ साथ देशांतर का महत्व की बात करते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्थान के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम समय की भी गणना कर सकते हैं, समय की भी गणना कर सकते हैं। तो समय की गणना किस तरीके से कर सकते हैं, हमको पता है कि पृथ्वी 1 डिग्री पार करने में कितना समय लेती है, 4 डिग्री का समय लेती है 4 मिनट का समय, सॉरी। तो 360 डिग्री जब घूमेगी तो उसके आधार से हम, यानी कि ये जो देशांतर है, देशांतर के आधार से कि किस देश के अंदर से कौन सा देशांतर गुजरता है, उस आधार से ही हम पता कर सकते हैं कि अगर यह देशांतर है तो लगभग पृथ्वी वहाँ तक घूम जाने में कितना समय लेती है, इतना समय लेती है। तो इससे जैसे समय के आगे का तथा पीछे का भी पता लगता है। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए यह यहाँ पर क्या है, भारत है, कुछ अपने ग्लोब में इस तरीके की यहाँ पर स्थिति होगी, तथा जो ब्रिटेन की स्थिति है, ब्रिटेन की स्थिति कहाँ पर है, तो यह यूरोप होगा। और इस यूरोप में यहाँ पे लगभग क्या होगी, ब्रिटेन की स्थिति होगी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की स्थिति है, ये यूके की स्थिति आप मान सकते हैं। तो भारत के तथा इसके समय का अंतराल है जो कितना है, 5.5 घंटे का। यानी कि भारत का जो समय चलता है वह 5.5 घंटे लंदन के समय से आगे चलता है। कितने घंटे, 5.5 घंटे आगे चलता है। मैंने आपको समझाया था कि पूर्व की ओर जाने से समय क्या चलेगा, आगे चलेगा, तथा पश्चिम की ओर जब हम आएंगे तो समय क्या होगा, पीछे की तरफ चलेगा। या हम कह सकते हैं पूर्व की ओर जाने से 1 दिन की बढ़ोतरी होगी, पश्चिम की तरफ जाने से 1 दिन की घटोतरी होती है। तो इस प्रकार से हमने आज देखी देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाओं के अंतर्गत हमने बहुत कुछ देखा। इसके बाद में लास्ट बिंदु की मैं बात करता हूँ, देशांतर रेखाओं में लास्ट जो तथ्य है वह क्या है। इसको एक बार पूरे को साफ करते हैं दोस्तों। तो लास्ट तथ्य क्या है इसमें कि यह हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया, और ग्लोब में ये क्या हो गई, देशांतर रेखाएं हो गई। क्या हो गई दोस्तों, ये देशांतर रेखाएं। और ये देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करती हैं, मिलाती हैं। और इसके अलावा यह 0 डिग्री अक्षांश हो गया, फिर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से ये कितने डिग्री के अक्षांश हो गए, 90 डिग्री तक के अक्षांश हो गए। तो इस प्रकार से जो ये जालनुमा संरचना बनती है, यानी कि ग्लोब के अंदर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की जो जालनुमा संरचना बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ग्रिड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रिड। तो यह भी आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको दोहरा देता हूं कि हमने इसके बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया, फिर उसके बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं।
तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या था, देशांतर रेखाएं टॉपिक था। तथा देशांतर रेखाओं के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा कि कुल देशांतर कितने हैं, कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या के बाद में हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, कुल संख्या के बाद में इनके मध्य की दूरी पढ़ी, मध्य की दूरी पढ़ी। फिर उसके बाद हमने GMT पढ़ा, ग्रीनविच मीन टाइम। फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाद में हमने स्थानीय समय कि स्थान विशेष का जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं, हम स्थानीय समय कहते हैं। फिर उसके बाद मानक समय, यानी कि किसी देश द्वारा निर्धारित एक निश्चित जो देशांतर होता है, निश्चित देशांतर होता है मानक समय, उसी को हम क्या कहते हैं, मानक समय कहते हैं। और मानक समय के अलावा मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और इसके अलावा हमने लास्ट में देखा कि ग्रिड क्या होती है। फिर इसके अगर महत्व की बात करें तो वह समय व स्थान दोनों के बारे में पता करने में देशांतर क्या है, सहायक है। तो एक बार फिर दोहरा देता हूँ, कुल संख्या 360, मध्य की दूरी 0 डिग्री पर 111.32 किलोमीटर, उसके अलावा 45 डिग्री पर 79, फिर 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर यह 0 किलोमीटर। GMT यानी कि 0 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यामोत्तर रेखा, इसको कहते हैं 180 डिग्री। स्थानीय समय स्थान विशेष के समय से संबंधित है। फिर मानक समय की बात करते हैं। मानक समय यानी कि किसी देश द्वारा निर्धारित एक निश्चित देशांतर होता है जिसके आधार से समय की गणना करते हैं। फिर उसके बाद 1 डिग्री पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का। और यही चीज़ किसको ज्ञात करने में सहायक है, तो यह चीज़ ज्ञात करने में, समय को ज्ञात करने में सहायक है। तथा जो अक्षांश व देशांतर रेखाओं की जो जालनुमा संरचना बनती है, जो ग्लोब बनता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। देशांतर के अगर महत्व की बात करते हैं तो वह समय व स्थान का पता करने में सहायक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को देशांतर रेखाएँ समझाने में सक्षम रहा हूँगा। और अगर नहीं समझ में आती है तो आप इसको बार बार जब इसको रिवाइज करके देखते रहेंगे वीडियो को, तो आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसके नीचे डाल सकते हैं मैसेज के रूप में, और मैं उसको पढ़कर आपको अगली क्लास में इसके बारे में जवाब प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप लोगों के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। गुड नाइट दोस्तों।